ओके। चलिए, तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोग के समक्ष आया हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं कहीं चला गया था और मैं अपना पर्सनल वर्क में कुछ लगा हुआ था। तो आज के बाद फिर से मैं एक एक वीडियो अपलोड आप लोग को करता रहूँगा, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन भी जो नज़दीक आ रहा है उसका बढ़िया से आप लोग तैयारी कर पाएँ। ठीक है। और सेकेंड चीज़ की जो भी वीडियो बनेगी वो अब 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बनेगी। और जो वीडियो बन जाएगी, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उस टॉपिक से कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोग को कराऊँगा, ताकि उस क्वेश्चंस को आप घर में कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका था, राइज ऑफ वेमर रिपब्लिक, चूँकि चैप्टर का नाम ही है नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है। तो हमने देख लिया था, वेमर रिपब्लिक तक हमने पढ़ लिया था कि कैसे वेमर रिपब्लिक का जन्म होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे सिलसिला बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक पे। वो टॉपिक जो है हमारा क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, द इफेक्ट्स ऑफ वार। राइट, द इफेक्ट्स ऑफ वार। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है द इफेक्ट्स ऑफ वार। यानी आप देखते होगी कि आप सपोज कर लो दो फ्रेंड है, आप दो फ्रेंड लड़ाई करते हो, तो दोनों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये पहले बताइए। तो जाहिर सी बात है दोनों को नुकसान होगी, दोनों की चोटें आएंगी। ठीक है। नुकसान तो दोनों को होना है, और इसका असर जो है कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली पर भी पड़ेगा, क्योंकि फैमिली को जो है इकोनॉमिकली आपको जो है सहायता करना पड़ेगा, बैंडेज फ्रैक्चर जो भी है पैसे से खर्च करना पड़ेगा, इनको भी खर्च करना पड़ेगा। दोनों पेरेंट्स भी आपस में भिड़ जाएंगे कि आपका बच्चे ने ऐसे कि आप कंपनसेशन कीजिए, आप मेरे बच्चों को ट्रीटमेंट कराइए, पैसा दीजिए, वगैरह वगैरह, जो आप जनरल सिचुएशंस देखते हो समाज में, सोसाइटी में, उसी से मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इफेक्ट ऑफ वार जो यहाँ हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जर्मनी में क्या उसका इफेक्ट्स होता है, उससे हम लोग संबंधित बातें करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। तो जर्मनी में क्या क्या होती है, तो हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसका इफेक्ट जो है यूरोप में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैलता है। तो सबसे खासा जो है इसका प्रभाव जो है, सबसे ज़्यादा असर जो है किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो आप लोग सब जानते हो कि ये जो है यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, साइकोलॉजिकली और फिनेंशियली दोनों तरीके से। ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीके से और आर्थिक रूप से जो है जर्मनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूरोप जो है पहले क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स मतलब जो दूसरे देशों को लोन देता था, अब वो डिबेटर्स बन गया, मतलब अब कर्जे में चला गया, दूसरे देशों से अब उधार लेने लगा, दूसरे कॉन्टिनेंट से अब उधार लेने वाला ये कॉन्टिनेंट बन गया यूरोप। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है इफेक्ट्स पड़ता है। तो कैसे संभव हुआ, चूंकि एक मैंने जैसे कहा कि एक वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार में जो है एक वर्ल्ड जो कई वर्ल्ड मिल करके आते हैं और जो है लड़ते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो है पड़ता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैसे खर्च होती हैं, बहुत जो है जानें चली जाती हैं, है ना। तो हर तरह से तबाही देखने की पड़ता है, चाहे सोसाइटी के इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, हम जिस रूप में भी हम देखेंगे हर रूप में जो है यहाँ पर लॉस ही लॉस होता है। तो यूरोप में भी हम देखें कि क्रेडिटर्स वो डेबिटर्स बन गए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है वो अपना शान को दिखाने के लिए हर ग्रुप जो है दो ग्रुप में बटा हुआ था वर्ल्ड वार में, जैसे मैं बताया फर्स्ट वीडियो में कि दो भाग में था, अलाइज और अलाइड। तो सब कोई अपने अपने जीतने के लिए क्या कर रहा था कि एक बहुत बड़े मात्रा में जो है राशि खर्च कर रहे थे वीपन्स बनाने के लिए, सोल्जर्स के जो है फैसिलिटीज़ देने के लिए, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इसलिए भी जो है ना आज जो है पूरी दुनिया जो है सबके पास जो है टेक्नोलॉजी है, लेकिन लड़ने की साहस किसी के पास नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वार जो हम करेंगे तो केवल अगले का ही नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमको भी नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए जो है कोल्ड वार चलता है, केवल धमकी की बात चलती है, कोई रियल में जो है लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। जैसे आप बोलते होगे कि मैं हमेशा जो है अपनी वीडियो में चर्चा लेता हूं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात जो मैं करता हूं, तो पाकिस्तान को इंडिया क्यों नहीं सबक सिखा देता है, क्यों नहीं अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉस जो है केवल पाकिस्तान को नहीं हमारे इंडिया को भी सहना पड़ेगा। इसलिए हम उस चाह करके भी उस पर अटैक नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, समझौता कर लेते हैं। हरी बात समझे। तो यहाँ भी जो है यूरोप में भी हम इफेक्ट्स ऑफ वार का क्या देख रहे हैं, ये क्रेडिटर से क्या बन गया है, डेबिटर्स बन गया है। ठीक है। चलिए
तो ये बात बन जाती है। अब बेचारा जो वेमर रिपब्लिक बना था उस समय, जो जर्मनी में हमने क्या देखा था, जब मोनार्की को ख़त्म करके कि कौन सा वहाँ पर आई थी, वेमर रिपब्लिक बनी थी। अब इस वेमर रिपब्लिक पर सारा बोझ डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया कि जो भी वार हुई है उसका आप कंपनसेशन करोगे, जितने भी खर्च हुआ है आप उसका जो है हर्जाना भरोगे, और वो भी किस चीज़ में भरोगे, आप गोल्ड में भरोगे। पैसा आपसे जो है गोल्ड के रूप में लेंगे। आप ही जो है वार का दोषी, सारा दोषी जो है उसी को ठहरा दिया गया। ठीक है, जर्मनी को ठहरा दिया गया, और जर्मनी को जो है दोषी ठहरा दिया गया। वेमर रिपब्लिक उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि ये ह्यूमिलिएशंस के बराबर होता है। सपोज कर लो जो पाकिस्तान आकर के यहाँ से मार के चला जाता है, और आप इंडिया से जो है खूब धन दौलत लौट के चला जाता है, ऐसे तो औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सपोज अगर लेके चला जाता है, तो क्या इंडियंस चुप होगा? इंडियंस के लिए क्या होगा? ये तो बहुत ही दुखद वाली घटना होगी। गुस्से से भर जाएंगे, शर्म से भर जाएंगे कि पाकिस्तान आकर के चल गया, इंडिया कुछ नहीं किया। बस जर्मनी भी वही स्थिति बोल रही है। नई गवर्नमेंट बनी थी वेमर रिपब्लिक, और इसी को जो है दोषी ठहरा दिया जाता है कि तुम ही वार किया था, तुम्हारे चलते जो है इतने नुकसान पड़ रहा है। ठीक है, उसको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, लेकिन वेमर रिपब्लिक कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए जर्मन भी वहाँ लोग होंगे इसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। देखेंगे कि कैसे अगेंस्ट में चले जाते हैं वेमर रिपब्लिक को, कैसे लोग जो है नाखुश होते हैं इस वेमर रिपब्लिक से, राइट। तो वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरी चीज कि क्या है कि जितने भी वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले थे, वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले कौन थे? वेमर रिपब्लिक एक्चुअली हमने बता दिया है, बार बार बताने की चीज़ नहीं है, एक डेमोक्रेसी का फॉर्म है। वेमर रिपब्लिक एक गवर्नमेंट बनी थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी वेमर रिपब्लिक में। तो जगह है वेमर, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बनी थी, इसलिए वेमर के नाम पर एक रिपब्लिक बन गई। तो उसको जो सपोर्ट करने वाले थे तो 3 पार्टियाँ थी, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स थे। तो ये तीनों जो सपोर्ट कर रहे थे वेमर रिपब्लिक को, तो इनको क्या किया गया, सब अटैक करने लगा कि तुम इसको सहायता कर रहे हो, जो एक्सेप्ट कर लिया, इतने बड़ी जो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा वेमर रिपब्लिक के चलते, और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो सपोर्ट कर रहा था सोशलिस्ट का डेमोक्रेट, तो इनको टारगेट बनाने दिया गया। ये तीनों को जो है टारगेट बनाया गया, किनके द्वारा? तो कैथोलिक्स के द्वारा, जो भी कंजर्वेटिव लोग माइंड थे उन लोग के द्वारा जो है इनको अटैक करने लगा। जो भी जर्मन्स लोग थे अटैक करने लगे, और इनको क्या कहने लगे, सोशलिस्ट कैथोलिक को क्या कह के बुलाने गया? नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों? क्योंकि नवंबर के दिन ही जो है वेमर जो है इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, इसलिए इसको कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स, कि यही लोग क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल्स क्यों किया गया? क्रिमिनल्स इसलिए कहा गया कि यही लोगों की वजह से जो है जर्मन से इतना जो ह्यूमिलिएट फील कर पा रहे हैं, जर्मन लोगों को इतनी बेइज्जती सहना पड़ रहा है, इसीलिए उनको जो है नवंबर क्रिमिनल कह करके टारगेट किया गया। ठीक है, तो ये सारी बात जो है जर्मनी में हम देख रहे हैं सिचुएशन कैसे बन रही है। ये इसका मतलब जर्मनी तो पूरे दुनिया से हार चुकी है, अब जर्मनी के अंदर में भी जो है विरोध उत्पन्न हो रही है अपनों के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है डीप इम्प्रिंट होता है यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी में, जो भी है बहुत बड़ा परिवर्तन आता है यूरोपियन के सोसाइटी और पॉलिटी में। यानी वहाँ पर जो भी शासन, अच्छा सपोज कर लो, मैं एग्जांपल दे दूँ कि अभी सपोज कर लो ये कोई कंट्री है, और ये भी कोई एक कंट्री है, बी कंट्री है, दोनों आपस में लड़ते हैं, और सपोज कर लीजिए बी हार जाता है, ये क्या हो जाता है, विन हो जाता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होगी, यहाँ की जनता क्या कहेगी कि बुड़बक कहीं का, तुम जो है हमारे देश को हरा दिया, तुम अच्छे लायक नहीं हो। यहाँ की जितने भी और जो है पॉलिटिकल जो पार्टी होगी, वो जो है नेक्स्ट चुनाव में क्या करेंगे, जनता को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी गवर्नमेंट जो है निकम्मा है, अपने देश को हरा दिया, ये नहीं है, हमको वोट दीजिए, हम जो है जिताएंगे, ये करेंगे, तरह तरह के वादे करने लगेंगे, है ना। तो यहाँ मौका मिल जाएंगे सब, और इसको क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। बस वही सिचुएशन यहाँ जर्मनी में भी उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, वेमर रिपब्लिक को अब इन लोग क्या करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के कारण जो है जर्मनी को इतना ह्यूमिलिएशंस फील करना पड़ रहा है। क्लियर? चलिए, अब क्या किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, तो हम क्या बोले थे कि यूरोपियन के सोसाइटी और पॉलिटी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आया। तो सोसाइटी में कैसे चेंज आया और पॉलिटी में कैसे चेंज आया, उसको थोड़ा सा एक नज़र हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जो भी सिविलियंस लोग थे उनके ऊपर, सिविलियंस मतलब जो वहाँ सिटीजन्स लोग थे, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स लोग थे, इसके ऊपर यानी सबसे ऊपर अगर कोई स्टेट या कंट्री में होंगे तो सोल्जर्स को दिखाया गया कि सोल्जर्स जो है सबसे उच्च जैसे पद पर रहेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं को मिलेगी इन कंपेरिजन टू सिविलियंस लोग को। क्यों? क्योंकि अब जो है वहाँ पर
तैयारी कर रही थी, एक बड़े फौज के रूप में तैयारी कर रही थी बदला लेने के लिए, क्योंकि जर्मनी तो हार गई थी, इसलिए अलाइज पावर से बदला लेने के लिए उन्होंने सैनिक की जरूरत पड़ी, और उसको सैनिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो प्रोपेगेंडा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चलो सोल्जर्स को जो है सिविलियन से ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, इस तरह की वातावरण बना दिया गया जर्मनी में। तो देखो यहाँ कैसे सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है। और मीडिया लोगों को ये कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि आप जो है सोल्जर्स लाइफ यानी ट्रेंच लाइफ को जो है आप जो है ग्लोरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रेंच लाइफ क्या होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। तो ट्रेंच लाइफ क्या होता है कि जब दो पार्टी जब लड़ते हैं, आमने सामने जब लड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक गड्ढे कर लेते हैं और यहाँ पर बाउंड्री दे देते हैं, गड्ढे करके यहाँ गड्ढे में छिप जाते हैं। इधर से भी यूँ होता है, गड्ढे कर लेते हैं यहाँ सोल्जर्स, और यहाँ पर भी एक बैरियर डाल देते हैं, और यहाँ से जो है बंदूक फिट करके जो है आपस में लड़ाई करते थे। इसी को बोलते हैं ट्रेंच लाइफ। और इसी में जो है उन लोग को सोल्जर्स को रहना पड़ता है, इसी में सोना रहना पड़ता है, टॉयलेट करना पड़ता है, सब कर्म इसी ट्रेंच में करना पड़ता है। तो सोचिए क्या कंडीशन सही होगा, एक ही जगह टॉयलेट करना, आप बाथरूम करना वगैरह वगैरह सब एक ही जगह, तो क्या गंदगी नहीं फैलेगी ना। तो ये सच्चाई को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया, मीडिया लोग को बोल दिया गया कि भाई तुम ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाओ, ऐसी न्यूज फैलाओ कि सोल्जर्स की जो है गाथा लोगों के बीच में रह जाए, उसका ग्लोरीफाई करो, सोल्जर्स का जो है जिंदगी को जो है उच्च बनाओ, है ना। लेकिन स्थिति तो कुछ और हम देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों कहा गया है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए सोल्जर में भर्ती हो जाएं, है ना। और यही तो मकसद था जर्मनी का कि भाई कैसे पकड़ करके लाएंगे, किसी को कुछ लालच दीजिएगा तब ना, कुछ बड़ाई कीजिएगा तब तो। इसलिए सोल्जर्स का लाइफ का उन लोग बड़ाई किया गया कि भाई ट्रेंच लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है, शानदार जीवन है, सोल्जर्स जो है सिविलियन से ऊंचा रहेंगे, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेंगे। इसलिए जो है कॉमन लोग भी जो है अपनी इच्छा से जो है सोल्जर्स में भर्ती होंगे। और यही तो मकसद था जर्मनी में कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स आए, ताकि अपनी संख्या बढ़ा करके फिर से जो है अपना बदला ले सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखेंगे हिटलर के ही रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज बात बन रही है यूरोप में। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है, राइट। अब क्या किया गया कि यहां पर जो है प्रोपेगेंडा चलाने की लगाने लगा। क्या प्रोपेगेंडा बनाया गया, क्या प्रचार होने लगा कि जितने भी कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जो थे वहां पर, इन लोग का जो है बोलबाला होने लगा, ठीक है। ये लोग का बोलबाला क्यों होने लगा कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का, क्योंकि लोग अब समझ गए थे कि यहाँ पर वेमर रिपब्लिक या डेमोक्रेसी जैसा कोई संस्था काम नहीं कर सकती है बढ़िया से। क्यों, क्योंकि हम देख चुके कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए कुछ किया नहीं, सब अलाइड पावर जो है लूट लूट करके ले गया, रूर प्रदेश भी ले गया, गोल्ड भी खाली कर दिया, सोना भी सब ले गया, और दूसरे की जो है हमको दोषी भी ठहरा दिया, बहुत अपमानित किया। तो वेमर रिपब्लिक किया क्या जनता के लिए, इसलिए वो तो अच्छा है, कंजर्वेटिव ही डिक्टेटरशिप है, कम से कम अपने मन से तो कुछ काम करता था, लड़ता तो था। इसलिए लोग जो है कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के प्रति जो है ज़्यादा झुकाव होने लगा, और जो है डेमोक्रेसी को फ्रेगाइल आइडिया मानने लगा, मतलब रेंगता हुआ आइडिया मानने लगा, बेकार का आइडिया मानने लगा कि डेमोक्रेसी जर्मनी में काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी जो है, जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है यूरोप में, वो उसको सुधार नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब चर्चा चल रही है यूरोप में, इफेक्ट्स ऑफ वार का हम लोग देखें कि क्या क्या उसका यूरोप में हुआ, ठीक है। तो ये बात बन गई आप लोगों का। सेकेंड टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये तीनों का संबंध कैसे है आपस में, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैसे वहां पर रेडिकलिज्म आती है, कैसे मूल सिद्धांत जो है पॉलिटिकल में चेंजेज आती है, ठीक है। पॉलिटिकल में कैसे सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल क्षेत्र में कैसे सिनेरियो बदलता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि हम यूरोप में देखेंगे कि क्राइसिस हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको आर्थिक मंदी हिंदी में समझो, वो आर्थिक मंदी हो जाती है। अब आर्थिक मंदी क्या होता है उसको भी हम समझाऊंगा। तो आर्थिक मंदी एक छोटा सा अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट दे देना चाहूंगा। जब पैसे का वैल्यू गिर जाती है, किसी भी चीज का पैसे की वैल्यू जब गिर जाती है और महंगाई बढ़ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्राइसिस। बस इतना सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां भी वही सिचुएशन बनने वाली है जर्मनी में, इकोनॉमिक क्राइसिस की महंगाई बढ़ जाती है। किस लिए बढ़ती है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे महंगाई बढ़ेगी, राइट। तो अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कैसे होती है, कैसे जो है मूल सिद्धांत परिवर्तन होता है पॉलिटिकल के क्षेत्र में, कैसे जो है फंडामेंटल चीज जो है चेंजेज होता है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि वेमर रिपब्लिक
जिस तरह से बना है उस दिन से जो है उनका जो है टकराव होते रहा है रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग से। एक किसके साथ से? स्पार्टिस्ट लीग। तो स्पार्टिस्ट लीग क्या था? तो याद कीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वहां पर जो है एक लीग बनी थी, एक पार्टी बनी थी स्पार्टिस्ट, जो सोशलिस्ट के रूप में काम कर रही थी, ठीक है, वही स्पार्टिस्ट लीग है। तो ये जो है उनके साथ जो है वेमर रिपब्लिक का जो है झगड़ा होते जा रहा था, ठीक है। और हम देखेंगे कि पूरे जर्मनी में जो है पूरे यूरोप जर्मनी में जो है वहां पर वातावरण बन गई थी बर्लिन में क्या कि हमको सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए। अब कहोगे कि सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट क्या है? ये सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट आप याद कीजिएगा रशिया में, तो वहां पर क्या था कि जो है एक गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली बना दिया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं और इसी इलेक्टेड से जो है एक जो है आपका हेड बना दिया जाता है। ये हेड जो है इन्हीं के आदेश से जो है काम करेगा पूरे देश के लिए। तो क्या ये अच्छा है कि इसको तो जनता के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन ये बंदा किसके हिसाब से कर रहा है? इसके हिसाब से काम कर रहा है। तो क्या यहाँ भी डिक्टेटरशिप नहीं आएगा? इनका डिक्टेटरशिप आएगी कि नहीं आएगी? तो वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, चूंकि अभी हमने बता दिया कि कंजर्वेटिव माइंडेड लोग वहां पर आ गया था, वेमर रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे थे, तो डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं उन लोग जो चाह रहे थे कि वही चीज हो जाए। लेकिन इसको जो है वेमर रिपब्लिक जो है इसकी आवाज को दबा देते हैं। क्या कहते हैं? वेमर रिपब्लिक लोग जो है सोवियत स्टाइल का जो मांग हो रही थी उसको दबा दिया जाता है। एक जो है स्पेशल ट्रेंड फोर्स आता है, ट्रेंड वहां पर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं फ्री कॉर्प्स। क्या कहते हैं? फ्री कॉर्प्स, ठीक है। ये लोग जो है ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उनके द्वारा जो है इनके जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट के जो मांग हो रही थी उनको दबा दिया जाता है। तो अब यही लोग जो है इनकी दबा दी जाती थी, यही लोग आगे चल करके जर्मनी में एक नई पार्टी बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे? कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस के जो फेवर में काम कर रहे थे वो लोग घुसा करके जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर इफेक्ट्स ऑफ हम वार का देख रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे शुरू हो जाती है यहां पर अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात आती है 1923 में, ईयर 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कैसे होती है? मतलब वहां पर चेंजेस पॉलिटिकल का मांग में, पॉलिटिकल राजनीति के क्षेत्र में चेंजेस होना पसंद कर रहा था, लोग चेंजेस चाह रहा था। ये चेंजेस कैसे हुआ? किसके कारण हुआ? तो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हुआ। सपोज कर लो एग्जाम्पल, अगर आपके भारत में जो है स्थिति खराब हो जाए, लोग भूखमरी से मरे, जो है खाने के लिए पहनने के लिए भी ना रहे, तो जो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, तो क्या यहाँ पर और जितने भी पॉलिटिकल जो भी है पार्टी है, क्या उसको घेरने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट तो फेल्यूर रहा, किसी को रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए, किसी को रोजगार नहीं मिला है, तो उन लोग क्या करेंगे? तो गोलबंद होना शुरू करेंगे, अगेंस्ट में जाएंगे, है ना। तो यही बात है यहाँ पर भी, इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 में हो जाती है जर्मनी के पास, और यही जो है पॉलिटिकल चेंजेस वहां पर लाने का प्रयास करता है इन द ईयर 1923। बात क्या होती है कि जर्मनी जो है वार तो लड़ लिया था, लेकिन वो उसके पास उतने पैसे नहीं थे, उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया था? लोन लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था, ठीक है। जिसको उसको चुकाना था, किसके रूप में चुकाना था? गोल्ड के रूप में। सपोज कर लो कि ये जर्मनी है और ये कोई दूसरे देश है, ठीक है, सॉरी ये क्या है? दूसरा देश है, सॉरी चलिए। तो ये क्या हुआ कि जर्मनी में जो है उसको गोल्ड में चुकाना। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, सपोज कर लो एक कंट्री है, ये कोई बी कंट्री है, राइट। तो ए कंट्री जो है क्या किया कि है इससे ये लोन लिया, सपोज करो ए कंट्री बी से लोन लिया, ठीक है। अब इस कंडीशंस में बी बोला कि ठीक है हम अभी तो आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन जब आपको चुकता करना पड़ेगा तो आप गोल्ड के रूप में करेंगे, ना कि जो मनी करेंसी है उसके रूप में करेंगे। तो इसको तो ज़रूरत है पैसे की, ये तो किसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट ही कर लेगा, ठीक है दे दो, मैं गोल्ड में आपको पैसा दे दूंगा। क्योंकि जर्मनी को भी कहीं ना कहीं एहसास था कि मैं वार को जीत जाऊंगा। जब दो वार होते हैं तो थोड़ी सब तो चाहता है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन जर्मनी बेचारा हार जाता है, तो उसको सोने के रूप में जो है वो चीज़ लौटाना पड़ रहा था, ठीक है। और आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होगे तो किसी भी देश की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस तभी अच्छी होती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके अंदर गोल्ड रिजर्व कितना है, कितने सोने
सोने का भंडार है उसके पास, उसी से आकलन किया जाता है कि देश कितना विकसित है कि नहीं है। ठीक है, हमारे देश में भी बहुत सारे गोल्ड थे जो अंग्रेजों ने लूट करके ले गया, इसलिए हमारे जो भी है वैल्यू आज घट चुकी है। 1947 के आसपास जो है $1 के मुकाबले जो है 5-7 रुपया हुआ करते थे, आज वही जो है 70-80 रुपया के आसपास है, नियर अबाउट। मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं अभी मालूम है, आप पता कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ये क्या किया, तो जर्मनी जो है इतनी बड़ी, उसके पास खजाना ही खाली हो गया, सोना भी देते गया, पैसा भी देते गया, खजाना खाली हो गया। जर्मनी बोला भैया आप सब दे देंगे तो अब हम भूखा ही मर जाएंगे, मेरे पास उतना पैसा है भी नहीं जो आपको देंगे। तो उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया देने से। ठीक है, जर्मनी ने। ठीक है, तो इसके बदले क्या किया, फ्रेंच ने क्या किया, ये फ्रेंच कौन थे, अलाइज पावर थे जो हराए थे जर्मनी को मिल करके। तो फ्रेंच ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल एरिया जो था जहां से उत्पादन ज़्यादा होता था जर्मनी का, उस एरिया को उसने ले लिया। तो कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया था, रूर प्रदेश था। ठीक है, रूर प्रदेश में क्या निकलता था, कोयला निकलता था, जिससे हमारा झारखंड में क्या है, जैसे धनबाद है, झरिया है ना, बहुत सारे इधर लोकल चीज़ है, तो वहाँ पर क्या है, कोयला निकलता है। तो उस प्रदेश को जो है इसने फ्रेंच को ने ले लिया। ठीक है, तुम पैसा मत लौटाओ तो हम तेरा जो है इंडस्ट्रियल एरिया ले लेंगे और यहीं से हम जो है अपना सप्लाई करेंगे, अपना कोल को पैसा कमा लेंगे, हम भरपाई कर लेंगे, मत दो। ठीक है, तो जर्मनी को लॉस होगा और भी लॉस हो जाएगा बेचारा, ये तो सोना कम हो गया, सारा धन दौलत लूट लिया, अब उसका एरिया को भी इसने कब्जा कर लिया। तो कितनी खराब स्थिति है जर्मनी होगी उस समय, सोच लो किस तरह से वो लड़ रहा था। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होंगे आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि भाई उसकी जो पॉलिसीज खराब है, इसकी जो प्रोग्राम्स खराब है, जर्मनी को जो है ह्यूमिलिएशंस फील हो रहा है, तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाने लगेंगे। तो वही बात है। तो हुआ क्या कि पैसे खाली हो गया, तो अब क्या करेगा भाई उन्होंने, तो उसने क्या किया कि धुआंधार जर्मनी जो है करेंसी पेपर छापने लगा। ठीक है, पूरा जो है पेपर नोट्स छापने लगा। तो आप लोग के मन में भी जब बचपन में हो गई या अभी भी जो मन में क्वेश्चन होता है कि सर सब अपने देश में जो है पैसा खुद से छापता है तो छाप करके क्यों नहीं अमीर हो सकता है। नहीं, यहाँ कुछ लिमिटेशन है, इकोनॉमिक्स में डिटेल उसको पढ़ेंगे, लेकिन तो उसको कॉमन चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो वैल्यू होती है, हर देश की एक वैल्यू किसी करेंसी के साथ जो है मेजर की जाती है। सपोज कर लो आपका जो करेंसी बनती है, 1 रुपया बनाने के लिए कम से कम 50 पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इतने सारे पैसा खर्चा करने के लिए इसमें जो है सोना लगता है, चांदी लगता है ना, तो इतने सारी चीज़ लगता है तब जा करके पैसा बनता है। तो जितना सारा सोना रहेगा लगाइएगा उसका वैल्यू उतना अधिक होगा, जितना कम सोना डालिएगा पैसा को उतना कमी है। एक तो पैसे के सपोज के लिए नकली नोट बोलते हो। नकली नोट क्यों बोलते हो आप, जो देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन उसको हम लोग नकली डुप्लीकेट नोट्स क्यों बनते हैं। सपोज कर लो ये 500 का नोट्स है, आप बड़ा गौर से देखते हो कि 500 असली है कि नहीं, उसके बीच वाले को भाग को देखते हो। तो बीच वाले भाग को क्यों देखते हो, क्योंकि उसी में सोना चांदी लगी हुई रहती है। ठीक है, उसमें कितना वैल्यू रहता है, तो उसमें सोना जितना रहेगा उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। इसीलिए डॉलर में क्या होता है, डॉलर भी क्या है, जो सोने से बना हुआ रहता है। उसी के मुकाबले जो है हम लोग अपना करेंसी को नापते हैं। बहुत सारे कंट्री जो है ये डॉलर के मुकाबले ही जो है स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है डॉलर, पूरे देश दुनिया। ठीक है, वो अलग है कि अभी यूरोपियन अलग हो गए हैं, तो ये डॉलर से ही मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है अपना वैल्यू करेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि सोना तो खाली हो गया उनके पास जर्मनी पे, तो अब उन लोग क्या किए, नोट्स का जो है करेंसी नोट्स जो है छापने लगे पेपर का, एक पेपर का जिसको करते हैं नकली नोट छापने लगे उन लोग जर्मनी वाले। अब सपोज कर लो यही नकली नोट लेकर के जर्मनी USA जाए या फ्रांस जाए या इंडिया जाए, वो वाला तो देखेगा भैया इसमें तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें तो सोना ही नहीं है, कभी नहीं डाला है, तो तुम्हारा तो वैल्यूलेस है, तुम्हारे पैसा को हम क्यों लेंगे, चल हट जाओ। तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। आरी बसन में तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है जर्मनी में भी, कि पैसा इतना छाप दिया कि जो है वहाँ पर एक सपोज कर लो वहाँ पर एक इमेज बनाने लगे, पेपर वाले ने एक इमेज बनाने लगा, क्या इमेज छापने लगा कि एक एक बोरा जो है उन लोग जो है पैसा करेंसी भर के केवल एक ब्रेड लेने के लिए जाते थे। सपोज के लिए एक बोरा है पूरा पैसे से भर लिए केवल एक ब्रेड लेने के लिए। सोचो कि पैसे का वैल्यू क्या है, कि पैसे की वैल्यू कम हुआ कि नहीं हुआ। एक ब्रेड लेने के लिए बैलगाड़ी में जो है नोट्स भर करके लेने जा रहे हो, तो वैल्यू कितना कम गया। तो इससे क्या होगा, प्राइसेस क्या हो जाती है, बढ़ गई, वैल्यू कम हो गया। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशंस। क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का बढ़ जाना और पैसे का वैल्यू गिर जाना, उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशंस, राइट।
तो वहां पर भी यही सिचुएशन जर्मनी में बन गई थी कि उसके अपने देश में ही जो है इतनी खराब स्थिति है, तो दूसरे देश के साथ वो ट्रेड क्या करेगा जर्मनी, है ना। तो ये चीज हो गया वहां पर जर्मनी में, ठीक है। तो ये सारी चीज घटना घट रही है, ठीक है। तो वही चीज मैं जो एक टर्म्स मैंने अभी यूज किया हाइपरइन्फ्लेशन, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज है। तो जर्मनी तो बेचारा एकदम जो है नीचे आ गया, पानी पानी हो गया है, भूखमरी है, सब जगह कंडीशन सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सब जगह एकदम घनघोर स्थिति बनी हुई है। तो क्या करेगा भाई, तो इसमें यूएसए आगे आकर के एक जो है रास्ता निकालता है, ठीक है, जर्मनी पे तुम्हारा जो है बहुत ही शोषित किया, तुमको तो पैसा देना ही है। तो उसने जो है एक डोएन प्लान निकाला, ठीक है, इसने एक डोएज प्लान निकाला। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक डोएज प्लान निकल करके आता है। इसके टर्म्स के आधार पर जो है कुछ जर्मनी को रियायत दी गई कि भाई जो आप जो है वार रिपारेशंस है, जो हर्जाना भरिएगा उसके तहत जो है आपको कुछ रियायतें दी जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज बात बन करके आती है जर्मनी में। तो अभी हमने इस स्लाइड में देख लिया, चूंकि मैं पहले ही बोला कि 20-25 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आप जो है आज 2 टॉपिक आपने पढ़ा, पहला पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ वार और दूसरा टॉपिक पढ़ा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये 2 मेन टॉपिक्स पढ़ा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड स्लाइड बनाएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस का हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप